हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस वीडियो की बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स और ये वीडियो क्विक रिवीजन है, फॉर्मूला रिवीजन है बेसिकली। ये एनसीईआरटी जिन बच्चों का एग्जाम है क्लास 12 का, जिनका नीट का एग्जाम है, जिनका जेई का एग्जाम है, उनके फॉर्मूला के लिए ये बुक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, काफ़ी अच्छा होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, दैट इज चार्ज। चार्ज क्या होती है उसके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा है। तो चार्ज होती क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटेड विथ मैटर होती है। ठीक है, इसमें दूसरे अदर भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा होगा रिलेटेड टू चार्ज, जिसमें कि होता है कि चार्ज एडिटिव नेचर रखते हैं, इसका यूनिट वगैरह क्या है, वे ये सब बातें होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में लिखा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में आएगा। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कितनी चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडी हैं, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएंगे, मतलब दोनों का मीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, जिसको चार्ज बाई लेंथ बोलते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब बातें जब हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद आता है हमारे पास कि चार्ज की यूनिट क्या है। तो हमारे पास चार्ज की यूनिट स्केलर यूनिट है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम के बराबर होती है। कुछ अदर यूनिट भी होती है हमारे पास, जैसे कि 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट। 1 ESU की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 1 EMU 10 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, ये एक चार्ज जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन होता है 80 के बराबर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, करंट है। ठीक है, अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा जाना था, डेरिवेशन वगैरह भी हम लोग करेंगे नहीं, तो वो वैल्यू होती है माइनस क्यू इन ब्रैकेट 1 - 1/k। के क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। अब आते हैं जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, जो कि होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा हमारे पास, फोर्स। फोर्स को अगर हम लोग, या कूलम्स लॉ की यूज कहाँ पे होती है, तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, ये दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा था 1/k, 1/4πε0, जिसको बाद में आपने लिख दिया था k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है हमारे पास, परमिटिविटी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 के बराबर। यूनिट डायमेंशन आप इसका निकालना आना चाहिए आपको, मतलब अगर आपको इसका यूनिट निकालना है तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, यानी फोर्स इंटू आर स्क्वायर बटे चार्ज स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू, जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो मीडियम में एप्सिलॉन रह जाता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन इनटू रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, वो होता है कि फोर्सेस फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस अगर देखा जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में कैसा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास आर कैप आ जाएगा, और आर कैप हम लोग निकालना जानते हैं बेटा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। जो दो चार्जेस पे फोर्स लग रहे होते हैं बेटा, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अब यहीं से इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकलती हैं कूलम्ब्स लॉ की, जैसे कि जो फोर्सेस है वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो पहले केस में अगर आप जाएं तो कुछ चार्ज है हमारे पास सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन डिफरेंट मीडिया। तो अगर मीडियम को आप चेंज कर देते हैं तो वहां पे फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहेंगे, तो हम लोग F इंटू के का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा केस अगर हम लोग इसके लिए लिखने चलें तो इसमें क्या होता है, सम चार्ज है हमारे पास सेपरेटेड बाई डिफरेंट डिस्टेंस है, सेम मीडियम है। तो जैसे ही आपने सेम मीडियम बोला तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 कांस्टेंट हो गया, तो F इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। चाहो तो आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं। अगर D कांस्टेंट है, मतलब सेपरेशन कांस्टेंट है, मीडियम सब कांस्टेंट है, तो चार्जेस अगर अलग अलग कर देते हैं तो उनका रेशियो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कई बार सवाल में आपके पास आता है कि डिफरेंट मीडिया में रखा गया, डिफरेंट सेपरेशन है, बट फोर्स सेम रह गया, चार्जेस सेम थे, तो आप वहां पर k इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट कर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है ऑलरेडी नीट में एक दो बार, कि फोर्सेस का रेशियो क्या है हमारे पास। तो कूलम्स लॉ
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अच्छा आपको ये बात भी पता होना चाहिए बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स देखा जाए या कूलम्ब्स फोर्स देखा जाए 10 टू पावर 36 टाइम्स मोर है या ग्रेटर है, ठीक है। अगर किसी एक चार्ज बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे भी एक फोर्स दूसरा Q2 के कारण, ये Q3 के कारण, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। अगले केस में आते हैं। तो नेक्स्ट केस हमारे पास क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, चार्जेस जो कैरी कर रहे हैं Q1 Q2 है, सेपरेशन बिटवीन देम डिस्टेंस d है, म्यूचुअल फोर्स F लगा। अब दोनों को कांटेक्ट में लगाया, अभी बेटा बात किया था कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, मतलब Q1 प्लस Q2 बटे 2 दोनों जगह पे होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट फोर्स में। तो आप दोनों फोर्सेस को रेशियो लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट केस बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड टाइम में चार्ज बना वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 है, दूसरा भी सेम है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का फैक्टर 4 आ जाएगा, और ये 4 फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है। अगला केस जो आपके पास बन रहा होता है, ये केस कैसे है बेटा, हमेशा याद रखें केस केस क्वेश्चंस हमेशा वो क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी क्वेश्चंस को हम लोगों ने केस में फॉर्म किया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज बॉडी था जिसका कुछ मास वगैरह दिया है, एयर में रखा है, तो उस पर जो फोर्सेस लग रहे थे वो आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक केस भी निकलता है, टेन थीटा कितना होगा बेटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कूलम्स फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप सेम डिस्टेंस भी सबको सेम रखा और डिफरेंट लिक्विड में रख देते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस है, अगर आपने जैसे ही लिक्विड में रखा तो एक तो के चेंज हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, बायंसी फोर्स आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है बायंसी। अब दोनों फोर्सेस का जब आप रेशियो लेंगे तो जो फैक्टर हमारे पास रहेगा वो के, वो बताएगा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड दैट विल बिकम डेंसिटी। ये डेंसिटी किसका किसका है बेटा, ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है, तो यहाँ भी ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बराबर, ठीक है। तो ये भी केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। तो अगर Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं एंड Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या, दोनों आइदर पॉजिटिव रहेंगे या दोनों आइदर नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है हमारे पास दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा, इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, फोर्सेस को इक्वल करते हैं। फोर्सेस को इक्वल कैसे किया जा सकता है बेटा, k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन x1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो r माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 का जो एक्सप्रेशन आता है वो r नॉट अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1 के बराबर आता है, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाए तो x1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा r नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस पे अगर हम लोग जाएं तो अभी अभी बात किया था सेम कि टेन थीटा को कैसे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो टेन थीटा अगर निकाला जाए, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स, ये आई थिंक आर स्क्वायर यहाँ पे गायब है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स डिवाइडेड बाई mg के बराबर हो जाएगा। अब ये आर सेपरेशन कैसे आएगा बेटा, देख लो, कई बार ये आर पे भी सवाल आ जाता है। तो हमारे पास जो टेन थीटा का दूसरा फॉर्म रहेगा वो आर बाई टू डिवाइडेड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वहां से भी आप लेट्स से अगर ये y है तो आप tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू डिवाइडेड बाई वाई लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक रिंग है, जो गिवन केस है या क्वेश्चन है, वो रिंग है जिसपे कुछ चार्ज दिया हुआ है किसी डिस्टेंस x पे, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। अब बोला गया है कई बार कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा वो बताइए। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एक्सप्रेशन याद करें, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद वो एक्सप्रेशन भी याद करेंगे, तो हमारे पास वो हो जाता है के क्यू, अब या उसमें भी आप याद करें तो के क्यू एक्स अपॉन नीचे हो जाता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये जो x है बेटा वो r के कंपैरिजन में काफी नेग्लिजिबल रहता है, तो हम लोग जो सिंप्लीफाई करते हैं तब ये x का फैक्टर रह जाता है, और x क्यूब वाला फैक्टर को तो हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, या x स्क्वायर का फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो फोर्स आता है हमारे पास, फोर्स को आप लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन a क्यूब इंटू एक्स। और अगर आपको एसएचएम मोशन याद है बेटा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। कंपेयर करा तो ओमेगा मिला तो हम लोगों ने यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर एक रॉड दिया हुआ है, ये केस रॉड दिया हुआ है, रॉड के किसी पॉइंट P
अब पॉइंट P कौन सा है बेटा, रॉड से R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर आपको फोर्स निकालने बोला जाता है, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए आपसे बोला जाता है। अब जरा इसी बात को समझो, तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसको मैं R1 इंटू R2 कर देता हूँ। Q1 क्या लिया, रॉड का चार्ज, तो रॉड का चार्ज क्या है, कैपिटल Q ले लिया। यहाँ पर पॉइंट P पे जो दूसरा चार्ज था वो स्मॉल q ले लिया। K था ही हमारे पास, R1 क्या हो गया, तो इस रॉड का जो पहला डिस्टेंस है वो R1 है, जिसको हम लोगों ने R ले लिया, और दूसरा डिस्टेंस जो कि है हमारे पास R प्लस L के बराबर हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। फिर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर बेटा याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, तो ये हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर था, यानी KQ/R स्क्वायर के बराबर था। अब ये दो केस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह पर आप जल्दी जल्दी में इसमें क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। अगर इक्वल चार्जेस हैं, तो इनका जो सेंट्राइड वाला पॉइंट होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो लगेगा। सेम इस केस के लिए भी। बट इसमें एक सवाल बन जाता है कि मान लो यहाँ वाले चार्ज को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रिमूव्ड चार्ज के अलोंग रहेगा, और उसका इंटेंसिटी कितने के बराबर होगा, तो वो रिमूव्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसके बराबर होता, तो KQ/R स्क्वायर के बराबर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। सपोज यहाँ पर अगर लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा उस पे, या वहां से G इफेक्टिव आप निकालें तो वो आ जाएगा G डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन का फैक्टर है विच इज QE/m, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई G इफेक्टिव। सेम यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया तो G इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर अगर दूसरे केस में ये केस अभी अभी कर ही लिया, ये भी केस आपने कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड या G इफेक्टिव की वैल्यू अंडर रूट G स्क्वायर प्लस A ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज QE/m का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कि टेंशन इन द वायर कितने के बराबर है, तो आप वो निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स का स्क्वायर प्लस अब वो Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा प्लस mg स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा टेंशन। अगले केस पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट केस जो है ये कई बार जेई में पूछ चुका है, कई बार नीट में भी पूछ चुका है, और अभी भी बच्चे यहाँ पर गलतियां कर जाते हैं। तो आइए जरा समझते हैं इस केस को वापस से। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव से नीचे की तरफ है। मैंने इस जगह पे नेगेटिव चार्ज ले लिया है, जिसको हॉरिजॉन्टली v नॉट वेलोसिटी से भेजा गया है। जो टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लेट है वो x के बराबर है, y पॉइंट पे बाहर निकल रहा है। अब जरा समझें, तो जैसे ये इंटर होगा तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो QE/m, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी बना होगा, तो देखो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो Vx तो सेम ही रह जाएगा v नॉट के बराबर, बट Vy को अगर लिखा जाए तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो विच इज इक्वल टू QE/m इनटू टाइम के बराबर है। अब टाइम कैसे निकलेगा बेटा, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो x दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी, तो यहाँ से टाइम आ गया, ठीक है। तो vy भी मुझे मिल जाएगा, vx भी मिल जाएगा। अब अगर y का एक्सप्रेशन लिखें तो हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से देखने को मिला कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो पाथ है वो किसके जैसा है, पैराबोलिक पाथ के जैसा है। टेन थीटा अगर मुझे निकालना था, तो क्योंकि अभी vy vx निकाल चुके थे, तो टेन थीटा की वैल्यू आप vy/vx से भी निकाल सकते हैं, vy/vx से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और बातें, अब जैसे ये निकल गया तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ये मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितने हाइट से निकला, तो y आप निकाल चुके यहाँ से। कई बार बोलेगा d डिस्टेंस के बाद एक स्क्रीन रखा है, वहां पर कितने हाइट पे जाकर ये टकराएगा, तो जरा समझो, ये वाला पोर्शन को अगर मैं x ले लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, d tan थीटा के बराबर आ जाएगी। जैसे ही ये बात पता चल गया, tan थीटा हमने निकाल लिया था, d से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो टोटल y की वैल्यू कितने यहाँ के बराबर आ जाएगी, टोटल y की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल y प्लस x विच इज d tan थीटा, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, ये केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, टेंशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए अगले पे आए हम लोग। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रखे गए हैं हमारे पास, डिस्टेंस x 1 2 3 4 1 2 4 8 पे रखे गए हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पर है q, यहाँ पर है हमारे पास q, बट डिस्टेंस है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी है q। अब देख बेटा, अब हमारे पास अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालें तो ये जीपी वाला सम बन जाएगा। जीपी का सम के लिए अगर आप देखें तो इनफाइनाइट सम का जो इक्वेशन होता है हमारे पास a/1 - r के बराबर,
1 1 SR वाला फैक्टर यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ पे लिखा गया। फिर आता है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा, हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वो 2a के बराबर है, तो डाइपोल निकाल लिया। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात भी नहीं है। तो अगर हमारे पास ये डाइपोल है, माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू यहाँ है, यहाँ से सेंटर से कोई डिस्टेंस r ले लिया, तो पहले हम लोग E1 निकाल लिए, लेट्स से ये 1 है, तो इसके लिए निकाल लिया के क्यू बाई सेपरेशन, सेपरेशन r माइनस एल के बराबर, ये 2l ले लिया था स्क्वायर। सिमिलरली E2 निकाल लिया। अब दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका EXL आ जाएगा। जब शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो हमारे पास a स्क्वायर वाला फैक्टर चला जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा 2kp बाई r क्यूब के बराबर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर सेम हम लोग बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो जरा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, इसको भी आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन पता चल जाएगा, ये x था, ये l था, ये सेपरेशन पता है, थीटा पता है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल रखें तो ये ठीक है आर क्यूब के फॉर्म में रह जाएगा। अब ई एक्सएल कितने के बराबर है वो पता चल गया। फिर जनरल पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कई बार ये नीट में पूछा गया, जेईई मेंस में भी इससे रिलेटेड सवाल आ गए हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमारे पास ये एक शायद प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर है। तो जो ई जनरल का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आता है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस थीटा से कुछ डायरेक्शन बनाती है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाई रखा था, तो tan फाई की वैल्यू 1/2 tan थीटा के बराबर होता है। डन। अब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आपने इनक्लोज कर दिया, कहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की वैल्यू हो जाती है E इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k के बराबर। ठीक है, आइए उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, अभी अभी बात किया था कि क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R1 R2। अब Q2 तो यहाँ पर है नहीं, तो के क्यू बाई R1 इंटू R2। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला जो कंडीशन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस तक के लिए और नीट के लिए या बोर्ड के लिए, बट स्टिल आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता है हमारे पास के क्यू बाई आर अंडर रूट, अब यहाँ पर क्या था बेटा, आर स्क्वायर था प्लस l/2 का होल स्क्वायर था, जिसके कारण ये फैक्टर चेंज होकर आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये r है, ये l/2 बन जाएगा, इसलिए वो एक्सप्रेशन आता है। फिर आता है चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के कारण अभी अभी बात किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो kqx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये थीटा था, ये ex था, इसका cos थीटा का कॉम्पोनेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे dq ले लिया, dq कैसे आ जाएगा बेटा, dl विच इज इक्वल टू हमारे पास q बाई 2πr इंटू इंटू dl के बराबर। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ dl का इंटीग्रेशन होगा, cos थीटा को भी आप इम्पैक्ट रख देंगे x अपॉन r के बराबर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितने पे होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो जो वैल्यू आती है वो r अपॉन रूट 2, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2/3√2 के क्यू 3√3 के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। एक आर्क ऑफ द सर्कल रखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन यहाँ पे रख दिया, 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके लिए भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए आइए अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास केस क्या बोल रहा है बेटा, जरा समझें। नेक्स्ट केस बोल रहा है कि हमारे पास एक माइनस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा गया, क्यू चार्ज इधर रखा गया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा गया, तो नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ रहेगा। ये नेट फोर्स कैसे आएगा बेटा, आप दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आपको दिख जाएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ये एक एसएचएम मोशन कर रहा है, और उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ मोशन को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस, अगर डिस्क दिया गया है हमारे पास, तो डिस्क के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था वो होता सिग्मा अपॉन 2 एप्स नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये होता है हमारे पास थीटा, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस फॉर्म, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर इनफाइनाइट शीट अगर लिखा जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्स नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे बेटा तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मिल जाएगा, हमारे पास टॉर्क मिल जाएगा विच इज पी साइन थीटा, और आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। कई बार ये भी आपसे पूछ दिया जाता है टॉर्क बाई पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितने के बराबर है, तो वो होता है हमारे पास tan थीटा के बराबर। ठीक, आइए अगर ग्राफ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ग्राफ हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, हाइपरबोला के फॉर्म में आ गया।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेटालिक सरफेस, तो मेटालिक सरफेस हो या हॉलो स्फीयर हो, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर में के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इनसाइड बात करें तो इनसाइड में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर के बराबर। सरफेस पे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर, और आउटसाइड पे जो रहेगा वो स्मॉल आर स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। अगर आप Q को चाहें तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी भी इक्वेशन में चाहें तो Q से को रिप्लेस, इसी में चाहें तो Q को रिप्लेस कर सकते हैं। Q को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके इसे भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर कंडक्टिंग शीट हो बेटा तो उसमें दोनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो नॉन कंडक्टिंग उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर डेरिवेशन की बात करें बेटा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है वो गॉस लॉ से ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। गॉस लॉ आई थिंक यहाँ पे दैट शुड बी इक्वल टू, मैं यही लिख दूंगा बाद में, क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर। ठीक है, तो गॉस लॉ से ये डेरिवेशंस करना इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल अगर हम लोग आ जाएं तो साइन अल्फा एंड साइन बीटा अगर हो तो हम लोग लिख सकते हैं के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर। अब यहाँ पे अल्फा बीटा सेम रख दिया तो उसके लिए वैल्यू आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा के बराबर। इनफाइनाइट वायर जो कि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, गॉस लॉ के रिस्पेक्ट में। या गॉस लॉ से जब आप इसे डिराइव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन आर के बराबर, 2k लैम्डा अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें में आ जाएगा हमारे पास सेमी सर्कुलर या सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके लिए दोनों डायरेक्शन में रहेगा के लैम्डा बाय के लैम्डा बाय। आइए फ्लक्स की बात करें। फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अगर एरिया बेटा इस तरीके से हो तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल जो बन रहा होगा थीटा बन रहा होगा। तो हमेशा याद रखना जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको उसका प्रोजेक्शन ले लेना होगा, तो ई डॉट डी एस के बराबर आ गया। अब गॉस लॉ से जब हम लोग बात करें तो फ्लक्स को ही इनक्लोज को हम लोग लिख दिए थे चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर हमारे पास एक चार्ज किसी क्यूब के अंदर रखा जाए तो टोटल फ्लक्स क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर वन साइड में रखा जाए तो क्योंकि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं तो ये क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर किसी एक फेस में रखा जाए, मान लो चार्ज यहाँ पर रखा जाए, तो इसको इनक्लोज करने के लिए आपको 2 क्यूब लग जाएंगे, यानी कि क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एज में रख जाए, मतलब क्यूब के एज में रह जाए, तब क्या होगा, तो उस टाइम पे जो फ्लक्स होगा हमारे पास क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 वहां पर साइड्स या क्यूब लगेंगे किसी एक फेस। अब वो फेस कौन सा है बेटा, जो हमारे पास फेस नॉन टचिंग है चार्ज के, उसके लिए जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी एज में रखा है तो चार आपको लग जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्यूब लग जाएंगे, इसलिए डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अगर कर्व सरफेस पे निकालना तो इनसाइड पे रखा, टोटल फ्लक्स अगर देखें तो लेटरल एरिया और दो साइड ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके लिए आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू लेटरल एंड फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट, तो अगर हमारे पास दो प्लेट हैं और इन प्लेट में जो चार्जेस हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो दोनों आउटसाइड में चार्ज सेम रहते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इनसाइड में देखें जो तो माइनस हो जाता है। अगर मेटालिक रह जाए तो हमारे पास दोनों आउटसाइड में या ये केस रखो या मेटालिक प्लेट का लास्ट केस रखो। ठीक है, तो अगर सिग्मा सिग्मा सेम चार्ज है बेटा तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट दोनों आउटर में, इनसाइड में जीरो। बट अगर आप डायल कैपेसिटेंस का केस कर दें, यानी कि एक चार्ज प्लस एक माइनस, तो अंदर में ही सिर्फ आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मेटालिक प्लेट में भी अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा सिग्मा, ये भी आ जाएगा सिग्मा, इनसाइड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये है वन शॉर्ट रिवीजन फॉर पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स 1। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फॉर्मूला बुक बना लीजिएगा। हमेशा फॉर्मूला बुक आप जो बनाते हैं वो बेहतर होता है। मैंने अपने एंड से जितना पॉसिबल हो पाया था वो डाला है इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो अच्छा रहेगा अगर आप अपने दोस्तों वगैरह को भी बता दे तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।